तो प्यारे बच्चों, जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय प्रादेशिक के राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र संस्था था और इसकी इकाई विभिन्न नामों से पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी, उनको लॉर्ड लिटन ने तो कड़ा कानून बनाकर बंद कर दिया, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी माध्यम से प्रकाशित होने के कारण बंद नहीं हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1876 में एक ऐसी कानून लाई जो पढ़े लिखे भारतीयों को न गजवार गुजरा, अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगा, और वह था आर्म्स एक्ट। एक ऐसी कड़ा कानून था जिसमें भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। अंग्रेज या अन्य यूरोपीय लोगों पर इस कानून को लागू न करके शासक और शासित वर्ग के बीच विभेद पैदा करना ही लिटन का इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात यह जो आर्म्स एक्ट हथियार प्रतिबंध कानून लाया कि जो विदेशी लोग थे, अर्थात भारत से अलग थे, ये वो यूरोप के हैं, इंग्लैंड के हो, वे लोग भारत में हथियार अपने सुरक्षा के खातिर कारण हथियार तो रख सकते हैं, लेकिन भारत के लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते हैं। और इससे शासित और शासक, जनता और जो प्रशासन है उसके बीच में एक दूरी बनाने के लिए, इसे बनाने के उद्देश्य से ही यह कानून लाया गया था। इस कानून ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारतीय अंग्रेजों के बराबर, यानी कि बराबर सम्मानित नहीं है। अर्थात भारतीय लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, लेकिन कम पढ़े लिखे अंग्रेज के बराबर हुए और या एक समान कुर्सी पर कभी नहीं बैठ सकते। लिटन के पेश कानून और शस्त्र कानून ने भारतीयों को बहुत दुखी कर दिया। इसके फलस्वरूप भारतीय अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, क्योंकि मनुष्य तभी तक उपद्रव सह सकता है, अत्याचार तभी तक सह सकता है जब तक उसके शरीर में सहन शक्ति की जो शक्ति है वह छिन्न नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। और लॉर्ड लिटन ने यह 2 समाचार पत्रों पर से कड़ा प्रतिबंध लगाना, भारतीयों जो अपने सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते हैं, ऐसे 2 कड़े कानून के बनाने के कारण जो शासित और शासक के बीच में जो एक दूरी बनी, उस दूरी को भारतीय लोग सह नहीं सके और इसके विरुद्ध आंदोलन करने की शुरुआत भी उन्होंने कर दी, राष्ट्रीय संगठन के कार्यक्रम। और यही इस उद्देश्य भी था कि जब तक हम किसी के खिलाफ, जब तक एक मजबूत संगठन का नींव तैयार नहीं कर सकते हैं, जब तक हम एकत्रित होकर पहले अपना एकत्रित समूह बनाकर जब तक हम एक मत, जनमत को जब हम एक मत में एकता के सूत्र में पिरो नहीं सकते हैं, तब तक हम अंग्रेज जैसे भारी भरकम और वीर के खिलाफ हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और आंदोलन करते भी हैं तो यह सफलता की गारंटी 0% भी नहीं हो सकती है। इसीलिए राष्ट्रीय संगठनों का शुरुआत भी हुआ और इंडियन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय चेतना को एक अखिल भारतीय संगठित स्वरूप प्रदान किया। बंगाल के एक नेता सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह साधारण सी गलती के कारण उनको ICS की नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी से निष्कासित कर दिया गया या निकाल दिया गया। इसी नेता ने समाज सेवा के उद्देश्य से भारतीयों को एकत्रित करने की चेष्टा की। इंग्लैंड की
सरकार ने भारतीयों को आईसीएस अधिकारी के पदों पर बहाल न करने का षड्यंत्र रचा। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 यानी 4 साल में आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। साथ ही साथ आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले भारतीयों को इंग्लैंड जाना पड़ता था, क्योंकि भारत में यह परीक्षा आयोजित नहीं होती थी। भारतीय परीक्षार्थियों के लिए ऐसा करना बिल्कुल ही संभव नहीं था, क्योंकि यह एक षड्यंत्र लॉर्ड लिटन इसलिए रचा कि अगर भारतीय जो विद्यार्थी होते थे वे मेहनती और मस्तिष्क का धनी होते थे, इसीलिए उनकी पहले उम्र 21 थी और अंग्रेज लोगों का था 26। बाद में 21 को फिर 19 कर दिया गया, और इसीलिए कर दिया गया कि भारतीय विद्यार्थी इससे अच्छे पद के लिए योग्य नहीं होंगे, तो ऐसे महत्वपूर्ण पद जो है वह महत्वपूर्ण आईसीएस जैसे अच्छे पदों पर वे भर्ती ही नहीं हो सकते, इसके योग्य ही नहीं हो सकते। इसलिए ये एज घटाकर उनके साथ षड्यंत्र का काम किया गया। तत्पश्चात एक और भी इनके साथ षड्यंत्र रची गई कि भारत के लोग भारत में आईसीएस की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, इन्हें परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ सकता है, इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा। तो इंग्लैंड जाने के लिए बच्चों आम जनता, आम घर के मध्य वर्गीय जनता या मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले बच्चे भारत में तो परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन सभी मेधावी बच्चों को इंग्लैंड जाकर परीक्षा देना संभव नहीं था, क्योंकि संभ्रांत परिवार के बच्चे ही, धनी वर्ग के बच्चे ही इंग्लैंड जाकर आईसीएस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भाग ले सकते थे। इसीलिए यह भी है कि लॉर्ड लिटन का बहुत ही भारतीयों के प्रति क्रूर और अत्याचारी फैसला भी हम कह सकते हैं। तत्पश्चात सुरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने इसका कड़ा विरोध किया। साथ ही पूरे भारत में उन्होंने अंग्रेज के इस षड्यंत्र का प्रचार भी किया। पूरे भारत में इसके विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। यद्यपि उन्होंने भारतीय परीक्षार्थियों की उम्र को लेकर आंदोलन चलाया था, तथापि उनका हार्दिक उद्देश्य भारतीय जन जागरण को राजनीतिक स्वरूप देना था। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, और राजनीतिक रूप हम ऐसे नहीं दे सकते हैं जब तक पूरे भारत के भौगोलिक राजनीतिक परिस्थिति को हम जब तक समझ नहीं लेंगे, तब तक उन्हें हम एकता के सूत्र में पिरो नहीं सकते, हम एकता के बंधन में रख नहीं सकते हैं। और जब तक यह करेंगे नहीं, तब तक हम अंग्रेज जैसे जो क्रूर और अत्याचारी लोगों के खिलाफ हम सांगठनिक और सांकेतिक आंदोलन भी हम या विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज बड़ा क्रूर हुआ करते थे। वे भारतीय लोगों को बड़ी क्रूरता से हत्या भी कर देते थे और भूखे भी जेल में रखकर मार दिया करते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण करने का सोचा, और उन्होंने भ्रमण भी किया। तत्पश्चात उन्होंने परीक्षार्थियों के सपोर्ट में आंदोलन भी चलाया, तथापि उनका हार्दिक उद्देश्य भारतीय जन जागरण को राजनीतिक स्वरूप देना था। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत के लोगों को शिक्षित करने का और अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने सही बात भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत भी की कि ये स्थिति है, अगर इससे हम संभलेंगे नहीं, इसके विरोध खड़ा नहीं होंगे, नहीं तो हमको यह जानवर से भी बदतर समझेगा और उसी तरह हम जानवर की तरह ही व्यवहार भी करेगा।
तत्पश्चात लाल मोहन घोष नामक एक बैरिस्टर को लंदन भेजा गया। ब्रिटिश सरकार लाल मोहन घोष का तर्क मान लेने को बाध्य हो गई और भारतीय परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की आयु सीमा पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। सुरेंद्रनाथ द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन की यह पहली सफलता थी। अर्थात सुरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को हम एक वीर पुरुष के रूप में भी देख सकते हैं। वे आज़ादी के सिपाही में भारतीयों को आज़ादी के कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े अनपढ़ भारतीयों को चंद शिक्षित भारतीयों के द्वारा एकता के सूत्र में या एकता के बंधन में बांधना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे महान पुरुष को हम एक बार ज़रूर याद करें। अगले एपिसोड में इनके बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।